बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। आज के हमारे मेहमान हैं, उनका कैसे परिचय कराऊं। योग और आयुर्वेद तो उन्होंने घर घर पहुंचाया है, देश के बड़े उद्योगपतियों में शुमार हो गए हैं। जी हाँ, आचार्य बालकृष्ण जी हमारे साथ मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस चैनल में। धन्यवाद। पहला सवाल तो ये है कि जिस तरह से पतंजलि को एक कंपनी नहीं, अब वो घर घर लोगों की जरूरत बन गई है, इस सफलता की क्या कहानी है? आयुर्वेद को हमने कभी व्यवसाय नहीं माना। आयुर्वेद के गुणों को किस तरह से लोगों तक हम पहुंचाएं या उससे कैसे लोगों को लाभ मिले, ये हमारा लक्ष्य रहा। और परमात्मा की कृपा से लोगों ने उन शक्तियों को, आयुर्वेद के लाभों को पहचाना, इसीलिए आज लोगों ने आयुर्वेद को स्वीकार किया, अपनाया। लेकिन ये कहा जाए कि इसमें एक बड़ा नाम बाबा रामदेव जी का भी जुड़ा हुआ है, और आप लोगों के प्रयास से जो योग और आयुर्वेद को जिस तरह से एक अलग मुकाम हासिल हो रहा है, ये कहें कि एक लगातार, चाहे देश में कहें या विदेश में कहें, इस सबको देखते हुए तो ऐसा लगता है कि जो एक अभी इतना जरूरी हो गया है, खासतौर से कोरोना के बाद में आयुर्वेद की आवश्यकता तो पहले भी थी और आयुर्वेद की प्रामाणिकता भी पहले से थी, पर स्वीकार्यता जिस रूप में होनी चाहिए, कहीं ना कहीं लोग आयुर्वेद को स्वीकार भी कर रहे थे। तो एक तबका ऐसा था, थोड़ा सशंकित था। दूसरा तबका ऐसा था कि जो आयुर्वेद की ऊर्जा को, ताकत को, शक्ति को वो एक तरह से नकारने का प्रयास कर रहा था। तो जो नकारने वाले जो तबके थे या जो सशंकित तबके थे, उनको भी ये दिखाई दिया। कोरोना ने ऐसा जता दिया, हालांकि उस कोरोना के कारण से बहुत सारे परिवारों में करुण क्रंदन हुआ, बहुत सारे लोग हमारे अपने बिछुड़ गए, परंतु दूसरे यदि ढंग से देखें तो आयुर्वेद के लिए उसने एक तरह से लोगों को ये सोचने के लिए मजबूर किया कि जिस पद्धति पर हम आंख मूंद करके भरोसा कर रहे थे वही सब कुछ नहीं है, जिस पद्धति के लिए बिना विचारे हम नकार रहे थे ऐसा भी कुछ नहीं है। तो इससे लोगों को आयुर्वेद के प्रति जो एक लोगों की रुझान थी वो बढ़ी है। परंतु मैं ऐसा मानता हूं कि जो रुझान की वृद्धि हुई है उसको प्रामाणिकता के साथ में लोगों की जो स्वीकार्यता है निरंतर बनी रहे, इसके लिए हम सबको, जो विशेष करके जो आयुर्वेद के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, अनुसंधान के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, चाहे वो आयुर्वेद के अध्यापक हों, चाहे वो आयुर्वेद के विद्यार्थी हों, उनकी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ती है। बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि जिम्मेदारी उनकी बनती है, किस तरह से प्रामाणिकता को बनाए रखने की जरूरत है। क्योंकि जैसे ही जब कोरोना बाजार में आई, उसकी प्रामाणिकता को लेकर सवाल उठे। लेकिन आज की जो जरूरत है, क्या लगता है कि जिस तरह से लोग अभी जो बूस्टर डोज की बात आ रही है, क्या लगता है कि ऐसे में कोई नई दवा पतंजलि की ओर से आएगी? देखिए, हमने जो औषधि बना दी, कोरोनिल की प्रामाणिकता आज दुनिया की लगभग इंटरनेशनल जो जर्नल्स हैं, करीबन 26 से ज़्यादा रिसर्च पेपर टॉप लेवल के जो इम्पैक्ट फैक्टर वाले जर्नल्स में पब्लिश हो चुके हैं। वो ये कहने के लिए पर्याप्त है कि कोरोना में काल में कोरोनिल की क्या योगदान रहा, और यदि वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो कोरोनिल क्या है। जहां तक रही कि अभी बूस्टर डोज वगैरह के लिए आप देखते हैं कि शरीर के अंदर यदि हमारे यहाँ इम्यूनिटी सिस्टम नहीं है, रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं है, तो बाह्य साधन उतना सहयोग नहीं करेंगे। जरूरी है कि हम अपने जो डोज है ना, बूस्टर जो है अंदर से पैदा करें। इसके लिए श्रद्धेय स्वामी जी प्रातःकाल प्रतिदिन जिन योगिक क्रियाओं की बात करते हैं, जो सिखाते हैं, आज हालांकि प्रतिदिन करोड़ों लोग अपने परिवार में योग कर रहे हैं, पर बाकी जो नहीं कर रहे हैं वो भी करना शुरू कर दें, क्योंकि योग करने से कोरोना जैसी महामारी से बचाव, रोकथाम और आप उससे दूर रह सके। जी बाकी जी, एक बात देखने में आई है कि आयुर्वेद से लेके मैगी तक या कपड़ों से लेके शिक्षा तक, आपका जिस तरह से सभी दिशाओं में आप इसको व्यापार कहें या इसको लोगों के लिए जिस तरह से सरल आप बना रहे हैं, इसके पीछे का मकसद क्या है कि पहले आयुर्वेद, योग, आयुर्वेद और फिर उसके बाद बाकी सब चीजें, चाहे देखा जाए तो तेल भी है, आप उसकी बात भी करते हैं, तो क्या ये संपूर्णता की ओर है? आखिर इसके पीछे का लोग कई बार अलग अलग तरीके का मकसद लगाते हैं।
आयुर्वेद के साथ साथ में योग के साथ में शुद्ध स्वस्थ आहार और आहार के साथ में हमारे लिए जो सात्विक आवश्यकता है, किसी भी तरह के जो जिन पदार्थों का हम जीवन में निषेध करते हैं, जिन कार्यों का निषेध करते हैं, न तो हम लोगों को उन कार्यों के लिए प्रेरित करेंगे, न हम उन पदार्थों को लोगों को देंगे, पर दैनंदिन जीवन में जो आपके लिए जरूरी है, आपकी जो आवश्यकताएं हैं, उसके लिए यदि हम बेहतर विकल्प लेकर के आते हैं तो इससे लोगों का लाभ है। दूसरी बात, जब हेल्दी कंपटीशन होने के कारण से, जैसे कि विशेष करके हर्बल कॉस्मेटिक वगैरह में आपने देखा होगा, जिन कंपनियों का सदियों से एकाधिकार था, उनको भी अपने प्राइस कम करने पड़े, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूवमेंट करना पड़ा। इसका मतलब यह है कि पतंजलि न केवल लोगों को उत्पाद उपलब्ध कराता है, हम सिर्फ प्रोडक्ट उपलब्ध नहीं कराते, अपितु हम जो दूसरे प्रोडक्ट बनाने वालों को भी हम एक तरह से उनको भी चेतन रख रहे हैं। तो जब जो कंपटीशन मैन्युफैक्चरर के बीच में होगा, हेल्दी कंपटीशन होगा, तो उसका लाभ उपभोक्ताओं को मिलेगा, यानी देश के लोगों को मिलेगा। तो पतंजलि देश के लोगों को सामान भी दे रहा है और बाकियों को भी मजबूर कर रहा है कि तुम भी सही सामान दो। बिल्कुल, लेकिन एक बात है कि पतंजलि उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र, कई राज्यों में आप धीरे धीरे आपका जो उद्योग है या आयुर्वेदिक का उद्योग कहें, फैल रहा है। खासतौर से मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में कितना ज्यादा आप यहाँ पर रोजगार से संबंधित बात हो या यहाँ के जो वनोपज है उसके संबंध में बात हो, किस तरह से फायदा मध्य प्रदेश को होगा? मध्य प्रदेश में असीम संभावनाएं हैं, विकास के रास्ते पर मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है। उसमें यदि थोड़ा योग और आयुर्वेद, विशेष करके आयुर्वेद औषधियां कल्टीवेशन, क्योंकि मध्य प्रदेश के बहुत सारे क्षेत्र में अभी भी जड़ी बूटियां उगाई जाती हैं, तो उसको और व्यवस्थित रूप से किया जाए। सीधे सीधे से मार्केट और जो उत्पन्न करने वाले, जो पैदा करने वाले भाई बहन हैं, उनका संबंध जुड़ जाए तो बड़ा काम हो सकता है और हजारों लोगों को रोजगार मिल सकता है। इसके अतिरिक्त जो युवा हैं, जो बेरोजगार हैं, उन लोगों के लिए भी, क्योंकि नौकरी की जगह पर वो स्वयं एक बिजनेसमैन बन करके और लोगों को नौकरी देने के सामर्थ्य उनमें आ सकता है। और आज भी पतंजलि क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में जड़ी बूटियां मध्य प्रदेश से खरीदता है, तो हम तो चाहते हैं कि इस तरह के FPO बने, इस तरह के कोऑपरेटिव्स बने, इस तरह के संगठन बने जहां से इकट्ठे बल्क में हमको जड़ी बूटियां मिले, तो हम सीधे तौर पर खरीदने के लिए भी तैयार हैं। बिल्कुल, कुछ MOUs अभी बाकी रह गए हैं। जो बाबा जब आए थे वहां पर इन्वेस्टर समिट में, उन्होंने बहुत सारे उस समय कहा था कि वो व्यक्ति ऐसे हैं जो सीधा सीधा पैसा लगाना चाहते हैं और कोई 5 साल की, 3 साल की या 10 साल की बात नहीं कर रहे हैं। और कितना MOU अभी बाकी है जो मध्य प्रदेश के लिए? अभी हम लोगों ने कुछ कमिटमेंट्स किए थे पहले शुरू में, थोड़ा कोरोना की वजह से कुछ विलंब हुआ है। हालांकि अभी जो प्रोडक्शन का काम जो शुरू में किया था वो अभी हम लोग एक तरह से वो कंस्ट्रक्शन का काम चल ही रहा है, जो हम लोगों ने पहले वादे किए थे। और दूसरा था, हमको चिंता थी कि अपना जो संतरे वगैरह के जो किसान है उन लोगों के लिए कुछ करें। वो भी नागपुर का जो प्लांट से भी हम यहाँ से ले जा करने के लिए तैयार हैं। बाकी जड़ी बूटी के लिए, आयुष के लिए और ये पेड़ पौधों के संदर्भ में अब नया एग्रीमेंट होकर हम काम करेंगे। एग्रीकल्चर के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी वार्ता हुई थी, उसके में भी कुछ काम जो वैल्यू ऐड करने के लिए जो सहयोग की जरूरत है वो भी हम लोग करने वाले हैं। बिल्कुल, वैसे तो सब कुछ मालूम है कि कंपनी जो है निरंतर 20,000 करोड़ के टर्नओवर तक पहुंच रही है, या अभी इस साल जिस तरह के आंकड़े आ रहे हैं। एक बात देखने में आ रही है कि ऐसा कौन सा क्षेत्र रह गया है जहां पर लगता है पतंजलि को, जिस तरह की आप भारतीयता की बात कर रहे हैं, या विदेशी कंपनियां ना हो, यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, यहाँ की कंपनियां आ गए, ऐसे और कौन से ऐसे क्षेत्र रह गए हैं जिसमें पतंजलि? देखिए, आजादी के इन 70 वर्षों में एक जो हमारा 75 वर्षों में जो हमारा स्वप्न था, एक भारतीय शिक्षा को लेकर के जो स्वप्न था, माननीय प्रधानमंत्री जी के एक सद प्रयास से पूरा होने जा रहा है। भारतीय शिक्षा बोर्ड के रूप में एक मान्यता प्राप्त भारतीय शिक्षा के लिए एक बोर्ड बन चुका है। तो उस बोर्ड के माध्यम से शिक्षा के अंदर जो स्वदेशीकरण है, शिक्षा के अंदर संस्कृति, परंपरा और मूल्यों को जो स्थापित करने का काम है, वो पतंजलि के माध्यम से प्रारंभ हो चुका है। ये केंद्रीय सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सोच और उनकी दूरगामी दृष्टि के कारण से हो पाया है। दूसरा, IT के क्षेत्र में हमको लगता है कि आत्मनिर्भर बनने की, और हालांकि IT के बहुत सारे हमारे भारतीय कंपनियां हैं, परंतु छोटे छोटे लेवल पर अभी भी बहुत सारी जो चीजें हैं वो
बाहर से हैं, तो आईटी के क्षेत्र में हम डिजिटलाइजेशन और आत्मनिर्भर के अंदर हम लोग अभी ध्यान दे रहे हैं। तीसरी चीज़, जितने भी मैं देखता हूँ कि जैसे हम अलग अलग विभागों में जाते हैं, अलग अलग प्रांतों में जाते हैं, अलग अलग जगहों पे जाते हैं, तो हम देखते हैं कि डेटा, डॉक्यूमेंटेशन, रिसर्च, इस तरह के काम करने में आज भी बहुत सारी विदेशी कंपनियां अंदर घुसी हुई हैं। उनकी जगह पर हमारे देश के साइंटिस्ट, वैज्ञानिक और उन लोगों को मिलकर के काम करना चाहिए, और उन विभागों में भी सरकार को भी ये प्रयास करने चाहिए कि कहीं पर भी हो सके तो पहले जो देश के, क्योंकि काम करने वाले सब लोग वो भी हमारे देश के लोग हैं, हमारे भाई बंधु हैं, परंतु वो कंपनी ऑडिट करनी है तो बोले ठप्पा कर लो, विदेशी कंपनी से करा लो। ये मानसिकता यदि छूट जाए तो देश के लिए बड़े रोजगार के भी साधन पैदा हो जाएंगे और वो देश के हित के लिए बड़ा काम होगा। तो ये माना जाए कि रोजगार की अगर बात करें, क्योंकि इस समय काफी चर्चा का विषय है रोजगार, क्योंकि गांव स्तर से लेकर ऊपर रिटेल तक पूरे आपकी चेन बनी हुई है, कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है देखा जाए? प्रत्यक्ष रूप से देखें तो पतंजलि के अंदर आज सीधे तौर पर टोटल जो संख्या लगभग 40 से 50 हजार लोग ऐसे हैं जो हम मासिक ही जिनको वेतन दे रहे हैं, यानी जो सीधे तौर पर हैं। यदि इनडायरेक्ट देखें तो उनकी संख्या वो लाखों की संख्या हो जाती है। लाखों की संख्या इस रूप में होती है, जितने भी हमारे वेंडर्स हैं, जितने भी हमारे सप्लायर्स हैं, ये जितने भी हमारे जो रिटेलिंग सेल करने वाले लोग हैं, करीबन 5 लाख दुकान 6 लाख दुकानों में तो सीधे उत्पाद मिलता है, उनके यहाँ भी काम करने वाली टीम है। तो इस तरह से देखते हैं तो यदि पूरे बड़े रूप में देखें तो प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से मिला करके देखें तो मुझको लगता है कि लगभग हम लोग देश की 4-5% आबादी को कम से कम हम परोक्ष प्रत्यक्ष रूप में हम उनको किसी न किसी रूप से आर्थिक लाभ हम प्रदान करें। बिल्कुल, लेकिन एक सवाल ये है कि जिस तरह से पतंजलि के साथ कई बार विवाद भी जुड़ा रहता है। आपने जब एलोपैथी के बारे में बोला तो बहुत सारी कंपनियां खड़ी हो गई, जब आपने मैगी से लेकर बिस्कुट या बाकी उत्पाद बनाए तो दूसरी कंपनी खड़ी हो गई। तो लगता है कि उनसे किस तरह से निपटा जाए, क्योंकि कई ऐसे सवाल उठे थे कॉर्नेल के समय भी, उसके पहले भी, कि उद्योगपतियों ने कई ऐसे सवाल उठाए थे। देखिए, काम करेंगे तो सवाल तो उठेंगे, और जहाँ तक रहे कि श्रद्धेय स्वामी जी और पतंजलि की जो दृढ़ता है, जो हमारी एक जो कमिटमेंट है, हम लोग जो वादा करते हैं हम उसको पूरा करते हैं, और इसीलिए लोग हम पर भरोसा करते हैं। षड्यंत्र के तहत, क्योंकि जो लोगों को ये सब स्वदेशी राष्ट्रवाद, संस्कृति, परंपराएं, देश खड़ा होता हुआ नहीं देखना चाहते हैं, वो लोग षड्यंत्र करते हैं। अभी भी अभी लेटेस्ट सोशल मीडिया में डिजिटली बहुत हल्ला मचाया घी को लेकर के। लोगों ने कहा कि घी जो है फेल हो गया, और हमने जब इन डेप्थ जाकर के पता किया तो पता चला कि जो पैरामीटर्स फैटी एसिड्स के घी के अंदर कोई पैरामीटर्स ही नहीं है, कोई FSSAI का गाइडलाइन ही नहीं है। तो पतंजलि को फेल करने के लिए चाहे वो घी में फंगस पैदा कर दो, वो भी सरल है, पीछे तेल में बोल दे, तेल में तो कभी होता नहीं। तो इसी तरह से ये जो चीज़ें हैं, कभी कुछ वो चाहते हैं कि जब किसी तरह से कंफर्ट लेवल पर संस्थाएं चलती है तो लोगों के दिमाग में भ्रम डालो, पर लोग भी पक्के हैं और हमें गर्व है ऐसे हमारे देशवासियों पर। उनके सेहत में कुछ फर्क पड़ता नहीं, उनको पता है कि पतंजलि से है तो प्रामाणिक है, पतंजलि से है तो शुद्ध है, पतंजलि से है तो किसी भी तरह की कोई घटियापन उसमें नहीं है। देश में इस समय एलोपैथी से बड़ी लकीर खींचने की जरूरत है आयुर्वेद को। एलोपैथी के बारे में जिस तरह से आपके द्वारा बताया जा रहा है कि वो आपको बीमारी का पूरा इलाज नहीं देते। जब हमारे पास विकल्प मौजूद है, हमारे पास जब समाधान मौजूद है, सस्ते में मौजूद है, सहजता से उपलब्ध है, घर में उपलब्ध है, तो हमें आंख खोल करके पहले उसका प्रयोग करना चाहिए। इमरजेंसी के लिए या एक्यूट मैनेजमेंट के लिए आपदा धर्म आने पर उसका भी प्रयोग करिए, पर दैनंदिन जीवन में तो गैस बंदी एलोपैथी गोली खाने की क्या जरूरत है? आपको इस तरह की दूसरी डिसऑर्डर्स हैं, बहुत सारी सैकड़ों बीमारियां ऐसी हैं जहां उनके यहाँ कोई उपाय नहीं है। तो इसलिए हमारा निवेदन है कि पहले प्रकृति, पहले संस्कृति, पहले परंपरा, पहले योग, पहले आयुर्वेद, बाद में और कुछ उसके बाद। वैसे तो आपने सभी सवालों के बिल्कुल माकूल जवाब दिए हैं। एक व्यक्तिगत सवाल यह है कि इतना वक्त आप काम करते हैं, जिस तरह से 12-14 घंटे आप लगातार कार्य करते हैं, योग करते हैं, सुबह से दिनचर्या रहती, कभी अपने लिए समय निकालते हैं? क्या करते हैं उस समय? जो हम काम करते हैं हम उसको अपना मानते हैं। देखिए, कई लोग कहते हैं कि लाइफ
पर्सनल और प्रोफेशनल, हमारे पास तो एक ही है, हमारे पास दो लाइफ है नहीं। तो जो करते हैं हम उसमें अपने आप को आनंदित रखते हैं, प्रसन्न रखते हैं। और पूज्य स्वामी जी का एक विचार रहता है कि कार्यांतर ही विश्राम है, कि जब आप एक काम को करके बहुत थक जाओ तो दूसरे कार्य में लगो। तो लोग घूमने जाते हैं, छुट्टी मनाने जाते हैं, वो भी तो कुछ काम ही ढूंढ रहे होते हैं। तो जो काम कर रहे हो उसी में आनंद ढूंढो, यानी कि काम के बाद आनंद ढूंढने की जगह पर काम में आनंद ढूंढो, तो जीवन खुशहाल होगा, जीवन में आनंद आएगा। और सबको, हमारे यहाँ छुट्टी सैर सपाटे की कोई परंपरा नहीं थी, हमारे यहाँ तो तीर्थाटन, देशाटन, नॉलेज वृद्धि के लिए अलग अलग जगह सत्संग और इस तरह की जगहों पर जाने की परंपरा रही अमित भाई। तो इसीलिए हम तो चाहते कि वो परंपरा पुनः लौटे और लोग जो है उसके अनुसार काम करें, लोग जीवन को जिए। बिल्कुल, बहुत आपने कहा है काम में ही आनंद है, उसी में सबसे ज्यादा आनंद है। और इस आपका जो ये गुण अर्थ है, इसके साथ ही आप आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद स्वराज एक्सप्रेस के लिए समय देने के लिए। धन्यवाद। आप सहित तमाम दर्शक भाई बहनों को हमारी बहुत शुभकामनाएं। योगासन करिए, प्राणायाम करिए और आनंद से रहिए।